देखिए, पिछले वीडियो में आपने पढ़ा शब्द के बारे में। आज का टॉपिक है वाक्य। वैसे तो ये 4th सेमेस्टर के लिए है, लेकिन 2nd सेमेस्टर हिंदी विषय के लिए भी इसको पढ़ा जा सकता है। ये काफी फायदेमंद होगा। अब वाक्य के बारे में जानने से पहले हम शुरुआत करते हैं, जानते हैं हिंदी भाषा के बारे में कि हिंदी भाषा बनता कैसे है। सबसे पहले ध्वनि या आप वर्ण कह सकते हैं। फिर ये जब इसका विस्तार होता है तो यह शब्द में परिवर्तित होता है, अर्थात 2 वर्णों या 2 से अधिक वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। फिर जब इसका विस्तार होता है शब्दों के फिर मेल को वाक्य कहेंगे, जिसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर यही वाक्यों का विस्तार होगा, अर्थात 2 या 2 से अधिक वाक्यों के मेल को फिर भाषा कहेंगे। इस प्रकार जो है भाषा का विस्तार होता है। कैसे? ध्वनि से होकर के और यहां तक भाषा एक परिवर्तित रूप में आगे संपूर्ण होती है। अब उसमें जानना है हमको वाक्य के बारे में कि वाक्य बनाते समय हम किन बातों का ध्यान रखें। इसके बाद जो है वाक्य के भेद कैसे हैं, कितने हैं। फिर वाक्य को हम पहचान कैसे पाएंगे, कौन सा वाक्य है और किस वाक्य का ये भेद है। अब हम देखते हैं वाक्य के नियम के बारे में कि वाक्य बनाते समय हम किन बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले हमें देखना है कर्ता को। यही कर्ता जो है ये प्रधान होता है किसी वाक्य का। इसी के अनुसार जो है क्रिया और कर्म में परिवर्तन होगा। इसके साथ ही सहायक क्रियाएं भी इसी के अनुसार रखी जाएंगी। कैसे? पहले कर्ता, फिर इसके बाद कर्म, फिर वाक्य में इसके बाद क्रिया, फिर जो है सहायक क्रिया। ये मिल करके वाक्य का निर्माण करते हैं। अब अगर विशेषण है तो कर्म के पहले या बाद, अगर क्रिया विशेषण है तो वो क्रिया के पहले या बाद कहीं भी वाक्य में रखा जा सकता है। इसके अनुसार जो है फिर वाक्य का निर्माण होगा। वाक्य के भेद। वाक्य के भेद 2 आधार पर किया जा सकता है। एक रचना के आधार पर और दूसरा अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर अब हम पहले देखते हैं रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। पहला सरल वाक्य। सरल वाक्य में इसकी पहचान क्या होती है? जैसे एक उदाहरण हम दे रहे हैं पहचान के लिए। जैसे मान लीजिए पूजा स्कूल जाती है। ये सरल वाक्य है। इसमें कर्ता, कर्म, क्रिया, सहायक क्रिया सभी होंगे, बशर्ते ये कैसा होगा? सरल वाक्य है। मतलब एक वाक्य होगा तब वह सरल वाक्य होगा, और जब एक वाक्य और एक उपवाक्य होगा मिश्र वाक्य, और तीसरा है संयुक्त वाक्य। अब ध्यान दीजिएगा इसको बढ़िया से। मिश्र और संयुक्त कहने के लिए
मिश्र अर्थात मिक्स और संयुक्त अर्थात कंबाइंड, दोनों का तात्पर्य एक ही है। अब हम कैसे पहचानेंगे कि यह वाक्य मिश्र है या संयुक्त? तो आप ध्यान दीजिएगा, कभी जीवन में नहीं भूलेगा। बस इतना ध्यान देना है कि दोनों के नियम क्या है। नियम दोनों के एक ही है कि एक वाक्य होगा, दूसरा उपवाक्य होगा, और यही चीज मिश्र में भी है और संयुक्त में भी। दोनों, एक वाक्य होगा, दूसरा उपवाक्य। उपवाक्य कहने मतलब कि एक वाक्य जो है दूसरे वाक्य का सपोर्ट करेगा, मतलब एक वाक्य दूसरे वाक्य से जुड़ा होगा। बस दोनों की पहचान ये है कि हम मिश्र कैसे पहचानेंगे और संयुक्त वाक्य कैसे पहचानेंगे। पहचानने का केवल एक ही माध्यम है कि जब वाक्य, दो वाक्य, एक पहला वाक्य, दूसरा वाक्य, अब जब यह वाक्य पूर्ण अर्थ देगा और यह वाक्य भी पूर्ण अर्थ देगा, अर्थात दो वाक्य होंगे और दोनों का अर्थ पूर्ण होगा, तब वह वाक्य संयुक्त होगा। और जब पहला वाक्य पूर्ण होते हुए भी उसमें कुछ कमियां हो, अर्थात वह इशारा करे, संकेत करे कि हम अभी पूर्ण नहीं हैं और आगे कुछ हम कहना चाह रहे हैं, तब वह वाक्य मिश्र होगा। उदाहरण के माध्यम से ही आप जान पाएंगे, तभी समझ पाएंगे। अब हम पहले जो है मिश्र वाक्य का उदाहरण देखेंगे, इसके बाद फिर उदाहरण देखेंगे संयुक्त वाक्य, और दोनों को बारीकियों से पहचानने की कोशिश करेंगे। अब मिश्र वाक्य का उदाहरण है, आगे इसके इधर लिख दे रहे हैं। देखिए उदाहरण क्या है कि यदि वर्षा ना हुई होती तो मैं विद्यालय आता। अब एक वाक्य क्या है, यदि वर्षा ना हुई होती, और दूसरा वाक्य है मैं विद्यालय आता। ध्यान दीजिएगा, दोनों को जोड़ने वाला शब्द कौन है? तो। अब ध्यान ये देना है पहचानने के लिए कि यदि वर्षा ना हुई होती, कहने मतलब एक वाक्य पूरा है, लेकिन वह पूर्ण होते हुए भी यह कह रहा कि अभी कुछ हमारे अंदर बाकी है, अर्थात कि यह कुछ कहना चाह रहा है। जो पूर्व वाक्य है यह उपवाक्य पर आश्रित है, अर्थात बाद वाक्य। अब देखिए इस वाक्य में पहला जो वाक्य है यदि वर्षा ना हुई होती, ये दूसरे वाक्य पर, बाद वाले वाक्य पर आश्रित है, इसलिए कि यह कह रहा है कि हम अभी पूरा नहीं है, अभी हम अधूरे हैं, कुछ हम और कहना चाह रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं कि यदि वर्षा ना हुई होती तो मैं विद्यालय आता। अब ये जाके पूर्ण वाक्य हुआ, और ये कैसा वाक्य हुआ? मिश्र। ध्यान दीजिएगा, मिश्र इसलिए है, अभी जब आप संयुक्त का उदाहरण देखेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। अब देखिए यदि वर्षा ना हुई होती तो मैं विद्यालय आता, ये हो गया आपका उदाहरण मिश्र वाक्य का। अब एक संयुक्त वाक्य का, देखिए उदाहरण क्या है, राधा नाच रही है और कृष्ण बंसी बजा रहा है। इसमें भी देखिए दो वाक्य हैं,
एक इधर है, एक बाद में है, अर्थात एक वाक्य है, दूसरा उपवाक्य है। अब देखिए संयुक्त वाक्य का उदाहरण है आपके सामने, राधा नाच रही है और कृष्ण बंसी बजा रहा है। इसका वाक्य देखिए, एक यह भी अपने आप में पूर्ण वाक्य है कि राधा नाच रही है, और यह भी अपने आप में पूर्ण वाक्य है कि कृष्ण बंसी बजा रहा है। मतलब दो वाक्य है, राधा नाच रही है, कृष्ण बंसी बजा रहा है, लेकिन दोनों वाक्य को जोड़ दिया गया है किससे? किस शब्द से? और से। अब ध्यान दीजिएगा कि दोनों में पहचान क्या है, बहुत मामूली पहचान है, वही ध्यान देने, बारीकी ध्यान देना है कि जब वाक्य, पहला वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित हो, अर्थात ये ना लगे कि पहला वाक्य पूर्ण है लेकिन कुछ अभी उसमें अधूरा है, कुछ कहना चाह रहा, तब वह वाक्य मिश्र होगा। और जब वाक्य दोनों पूर्ण हो, कुछ भी अधूरा ना हो, तब वह वाक्य संयुक्त वाक्य होगा। एक और उदाहरण देख लीजिए। मैं विद्यालय गया किंतु पहुंचने में देर हो गई। मैं विद्यालय गया किंतु पहुंचने में देर हो गई। अब इसमें भी देखिएगा कि दो वाक्य हैं। पहला वाक्य है मैं विद्यालय गया, और दूसरा वाक्य है पहुंचने में देर हो गई। अब ये पहला वाक्य क्या कह रहा है कि मैं विद्यालय गया, लेकिन अभी अधूरा है। जाने के बाद क्या हुआ, अर्थात ये वाक्य में छिपा है कि मैं विद्यालय गया लेकिन अभी कुछ अधूरा है, मैं अभी कुछ और कहना चाह रहा हूँ वाक्य में। क्या कहना चाह रहा हूं? किंतु के जरिए से कि पहुंचने में देर हो गई। अब इसका भी एक उदाहरण और देख लीजिए। कृष्ण बंसी बजा रहा है इसलिए राधा नाच रही है। फिर ध्यान दीजिएगा, जोड़ने वाला शब्द कौन है? वाचक शब्द इसलिए। दोनों वाक्य क्या है? कृष्ण बंसी बजा रहा है। अब यह अपने आप में पूर्ण वाक्य है इसलिए कि कह पूरा वाक्य है कृष्ण बंसी बजा रहा, अर्थात कुछ भी अधूरा नहीं है। कृष्ण बंसी बजा रहा है तो बजा रहा है। राधा नाच रही है तो राधा नाच रही, लेकिन दोनों वाक्यों को आपस में जोड़ दिया गया किस शब्द से? इसलिए से। अब दोनों जोड़ने के बाद एक पूर्ण वाक्य बन रहा है क्या? कि कृष्ण बंसी बजा रहा है इसलिए राधा नाच रही है। कहने का मतलब जब कृष्ण बंसी बजा रहा है तभी जो है राधा नाच रही है। अब ये हो गया आपका वाक्य के भेद को भी रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर भी बता दिया जा रहा है। देखिए अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, इसके 8 भेद हैं। पहला भेद है विधिवाचक वाक्य, अर्थात वाक्य में जब कार्य के पूर्ण होने की बात कही गई हो तब वह विधिवाचक वाक्य होगा। जैसे राम विद्यालय जा चुका है। दूसरा है निषेधवाचक, अर्थात जिस वाक्य में नहीं हो, इसी से समझ लीजिए राम विद्यालय नहीं गया है। तीसरा है आज्ञावाचक, मतलब जिस वाक्य में कर्ता के आदेश का, कर्ता आदेश की बात करे और वो भी प्रधान हो, अर्थात जैसे
जैसे तुम विद्यालय जाओ। अब इस वाक्य में देखिए आज्ञा की बात, मतलब कहने वाला क्या कह रहा है, आदेश दे रहा है कि तुम विद्यालय जाओ। अगला है प्रश्न। अब यहां प्रश्नवाचक शब्द रहे, जैसे मैं विद्यालय क्यों जाता हूं, या फिर और तुम क्या कल विद्यालय गए थे। ये हो गया आपका प्रश्नवाचक वाक्य। मैं विद्यालय क्यों जाता हूं, और दूसरा है तुम क्या कल विद्यालय गए थे। अब फिर पांचवा भेद है अगला पांचवा भेद है इच्छावाचक वाक्य। जैसे आप दीर्घायु, मतलब कहने वाले की इच्छा है कि आप दीर्घायु हो। अगला है संदेहवाचक वाक्य। इसका उदाहरण देख लीजिए, जैसे पिताजी आ गए होंगे। ये है संदेहवाचक कि पिताजी आ गए होंगे, अर्थात अभी संदेह है, पता नहीं आए हैं कि नहीं, हो सकता है कि पिताजी आ गए हो। अगला है संकेतवाचक वाक्य। जैसे यदि मैं नहीं पहुंचता तो वह मर जाता, या और एक उदाहरण देख लीजिए, यदि वर्षा न होती तो सड़क गीली न होती। ये हो गया आपका संकेतवाचक, मतलब ये किसी के प्रति संकेत कर रहा है कि मैं अगर वहां नहीं पहुंचता तो वह शायद मर जाता। दूसरा, यदि वर्षा ना होती तो सड़क की ऐसी दशा न होती, अर्थात सड़क गीली ना होती। अब है अगला लास्ट भेद विस्मयवाचक। जैसे ओ, या फिर देखिए दो उदाहरण, एक विस्मय का ओह वह पहुंच गया, दूसरा अरे वह भूख से मर गया। ये हो गया आपका विस्मयवाचक वाक्य। ये था आपका वाक्य और वाक्य के भेद।